हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनुज एक फौजी होता है और वो अपने नए मिशन पर जाने वाला होता है, जिसके एक दिन पहले उसकी बीवी रीमा और उसकी शादी की पहली सालगिरह होती है और वो अपने हाथों से रीमा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाता है। अनुज, ये सब तुमने किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम इतना अच्छा कैसे खाना बना लेते हो? नहीं, झूठ है ये सब। तुमने जरूर ये सारा खाना ऑनलाइन मंगवाया है ना? नहीं रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीमा, ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बड़े ही प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। मैं जब ट्रेनिंग में था ना, तब मुझे अपनी मनपसंद डिश खाने का मन करता था। तभी मैं ऑनलाइन कुकिंग वीडियोस देखकर सारा खाना बनाना सीख गया। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच अनुज। इतने स्वीट सरप्राइज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। रीमा और अनुज अपनी सालगिरह पर दिल के आकार वाला केक काटते हैं और अगले दिन अनुज अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जाने के पहले उसकी माँ हेमलता आकर उसे दही शक्कर खिलाती हैं और उसे टीका लगाती हैं। ये लो मुन्ना, ये दही शक्कर खाकर जा, इससे शुभ माना जाता है। लेकिन माँ, मैंने इतना सारा खाना तो ठूस लिया है ना, तो बस हो गया ना। अनुज, अम्मा जी को ये सब करने दो ना, क्यों नखरे कर रहे हो? आहा, ये शाबाश। कान्हा जी करे कि तेरा ये मिशन सफल हो और तू दुश्मनों से लड़कर सही सलामत वापस आए। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है ना? जी माँ, और आप दोनों भी। अनुज हेमलता के पैर छूता है और उसके आशीर्वाद लेता है। फिर वो वहां से एक कार में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार उल्टी होकर खाई में गिर जाती है। और फिर शाम को आस पड़ोस के गांववासी कार को पूरी तरह से तबाह होते हुए देख लेते हैं और उसके नीचे अनुज भी होता है। अनुज को तुरंत गांव के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आकर रीमा और हेमलता को बताते हैं। दरअसल अनुज जी की तबीयत में काफी सुधार आ चुका है। उनकी जान भी अब खतरे से बाहर है। लेकिन एक बात है जिसे सुनकर आप दोनों बहुत चिंतित हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, बताइए ना, क्या बात है? मेरा अनुज ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर साहब, आप खामोश क्यों खड़े हैं? बताइए ना, क्या बात है? अनुज जी अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो गए हैं। गाड़ी उनके पैर के नीचे बहुत देर तक दबी रही और इसी कारण उनके दोनों पैरों में इंटरनली गहरी चोट आई है। अब वो अपने पैरों के बल पर कभी चल नहीं पाएंगे, सिर्फ व्हील चेयर पर ही बैठे रहेंगे। ये सब सुनकर हेमलता और रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों सुन्न हो जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा फौजी बेटा, उसका फौजी बनने का सपना अभी शुरू भी नहीं हुआ था। माँ जी, संभालिए अपने आप को। अब हम क्या करेंगे? हेमलता और रीमा दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं। वहीं 2 दिन बाद अनुज को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अब हर वक्त व्हील चेयर पर ही रहता है। वो अपने फौजी के यूनिफॉर्म को देखता है और बहुत रोता है। मेरा सपना अधूरा ही रह गया। इतने सालों की मेहनत, इतनी दुआएं, सब कुछ खत्म हो गया। ना मुन्ना, इस तरह हिम्मत हार जाएगा तो कैसे होगा? तू तो मेरा शेर बेटा है ना। तू अब भी दिल से फौजी है। पैरों से अपाहिज हो गया तो क्या हुआ? तू मेरा मुन्ना है। देखिए, तुम ही तो हमेशा मुझे कहते हो ना, जिंदगी में हमें मुश्किलों का भी हंस के सामना करना चाहिए। तो फिर अब तुम ही उस बात को क्यों नहीं निभा रहे हो? तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा अनुज। हाँ रीमा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आई एम स्ट्रांग और मैं इस मुश्किल घड़ी से भी गुजर जाऊंगा। अनुज हिम्मत रखता है, लेकिन वो घर में एक ही जगह पर बैठकर बोर होने लगता है। वो बहुत सी चीजें करता है जिससे उसका वक्त गुजरे, लेकिन फिर भी उसे जीवन में कुछ न कुछ तो करना था। वो जज्बा अब तक उसके अंदर कायम था। एक दिन अचानक से उसके दिमाग में एक अजीब सा सुझाव आता है। माँ, रीमा, मैंने सोचा है क्यों ना मैं एक छोटा सा ढाबा खोल लूं जहां पर मैं खाना बना पाऊंगा। इससे मैं पैसे भी कमा लूंगा और साथ ही साथ कुछ बन भी जाऊंगा जिंदगी में। लेकिन अनुज,
ये सब कैसे पॉसिबल है? ढाबा कहाँ खोलोगे? कुकिंग कैसे करोगे? नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, फाइनल? और नहीं तो क्या, डॉक्टर साहब ने तुझे आराम करने के लिए कहा है, तो उनकी बात को मानना। लेकिन माँ, रीमा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं ढाबा अपने घर के आंगन में ही खोलूंगा। और रही बात कुकिंग की, तो वो तो मैं व्हील चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकता हूं ना। मैं एक हेल्पर को रख लूंगा साथ में। प्लीज मुझे ये करने दो। कुकिंग मेरा पैशन है, मेरी थेरेपी है। अनुज रीमा और हेमलता को बहुत समझाता है और 1 घंटे समझाने के बाद वो दोनों अनुज को हाँ कहती हैं और अनुज अपने ढाबे को खोलने की तैयारियां शुरू करता है। उनके घर के आंगन में ही ढाबा खोला जाता है और ढाबे का नाम फौजी का ढाबा रखा जाता है। ये अनोखा नाम सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं और वो ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। आया, आहा हा हा, क्या नूडल्स हैं भाई, सच में बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू मेरा दिन बनाने के लिए। ये छोले पूरी भी बहुत स्वादिष्ट है जी। मुझे मेरी नानी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही छोले पूरी बनाया करती थी। यही डिट्टो स्वाद हुआ करता था। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अनुज अपने ढाबे से खूब सारे पैसे कमाने लगता है। पैसे ही नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते में वो पूरे गांव में नाम भी कमाता है। सभी को उसकी कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है। उसके ढाबे की वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने उसके ढाबे तक पहुंच जाते हैं। अनुज सर, आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। आपने अभी तक 2 से भी ज्यादा मिशंस में सफलता पाई है और आज इतनी दूर आने के बाद आप अपने पैरों से अपाहिज हो चुके हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? आप इतना सब कुछ होने के बाद भी स्ट्रांग नजर आ रहे हो। आप देश के नौजवान युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से तो मैं बस यही कहूंगा कि आप में अपने सपनों का पूरा करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो आगे कुछ नहीं हो सकता। और रही बात स्ट्रांग रहने की, तो मैं बस पैरों से अपाहिज हुआ हूं, लेकिन हाथों से नहीं। और अभी मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर भी लोगों के दिलों को जीत रहा हूं, नाम कमा रहा हूं। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मेरे लिए एक दरवाजा बंद हो गया, लेकिन आगे दूसरा दरवाजा भी खुल गया। जाने अनजाने में लिए गए ढाबे को खोलने के इस फैसले ने आज फिर से अनुज को वो सब कुछ दे दिया था जो उसे एक फौजी बनकर मिलता। वो अब कभी अपने पैरों से तो कुछ काम नहीं कर पाता, लेकिन अपने हाथों से वो लजीज पकवान बना बनाकर अपने ढाबे पर आए ग्राहकों को खिलाता। अगर कोई ग्राहक एक बार अनुज के ढाबे पर खाना खाए और दूसरी बार फिर से ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार जो भी ग्राहक ढाबे पर खाना खाने आता, वो फिर से वापस आता। मुन्ना बेटा, सच में तूने कर दिखाया। अपाहिज होने के बाद भी तूने कर दिखाया। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुम आज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हो जो अपाहिज है और सोचते हैं कि उनके सपने वहीं पर टूट चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर ठान लो तो सब कुछ मुमकिन है। लालपुर में रहने वाला राघव एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी था। उसका गांव के नुक्कड़ पर ही एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था खाना खजाना। लोग बड़े चाव से उसके ढाबे पर खाना खाया करते और राघव के खाने की तारीफें भी करते। वाह भाई, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में राघव भाई। अरे ये छोले पूरी तो एक लाजवाब है, एकदम से मजा ही आ गया भाई। एक गिलास ठंडी ठंडी पंजाबी लस्सी हो जाए यार। जी जी, क्यों नहीं। ये लीजिए, मस्त अलग और अनोखे स्टाइल की लस्सी बनाई है आपके लिए। आपको जरूर पसंद आएगी। अरे तुम्हारी तो यही खासियत है, तुम जो भी बनाते हो उसे अपने अनोखे अंदाज से बनाकर और भी स्वादिष्ट बना देते हो। इसलिए आई लव योर ढाबा मेरे भाई। राघव गांव में अकेला ही रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। राघव ढाबे को सुबह 7 बजे खोलता और पूजा अर्चना करके खाना पकाना शुरू करता। उसके बाद पूरा दिन ढाबे पर काम करके वो रात में 11 बजे ढाबे को बंद करता और अपने घर जाता। चलो, अब ढाबे का जितना भी बचा हुआ खाना है उसे गरीबों में और बेजुबान जानवरों में बांट देता हूँ।
राघव गरीबों और जानवरों को बचा हुआ खाना दे देता और खुद भी वही खाना खाकर सो जाता। पूरे गांव में राघव का ढाबा बहुत मशहूर हो चुका था। दिन ब दिन राघव की सफलता बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। वो बहुत पैसे कमाता और खुशियों ने उसके जीवन में दस्तक देना शुरू कर दिया था। धन्यवाद भगवान जी। मेरे जीवन में मैं बचपन से ही संघर्ष करता आ रहा हूँ, लेकिन आज वो सारी मेहनत और मशक्कत रंग ला रही है। मैं दिन रात खून पसीना एक करके ढाबे पर परिश्रम करता हूँ और अब मुझे उसका नतीजा भी अच्छा मिल रहा है। मेरे ढाबे पर आया हुआ हर एक ग्राहक भगवान के समान है मेरे लिए। इसलिए मैं यूं ही अपने खाने के जरिए लोगों को खुश करता ही रहूंगा। राघव पैसों को इकट्ठा करके अपने छोटे से घर को छोड़कर एक बड़ा घर लेता है और वहां पर रहने लगता है। आखिरकार मैंने अपना खुद का मकान खरीद ही लिया। जय माता दी, जय माता दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ, पापा, देखिए आपके बेटे ने कर दिखाया। हाँ, अब बस शादी बाकी है, वो भी जल्दी कर लूंगा, चिंता मत करो। राघव अपने नए घर में नए फर्नीचर, नए बर्तन और बहुत सारा नया सामान लाता है और घर में हवन भी करता है। राघव धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जीवन में सफल होता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में तेज तूफानी बारिश आती है और साथ ही एक भयंकर सैलाब आता है। उस बाढ़ में पूरा गांव डूब जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। राघव अपने ढाबे को बचाते बचाते खुद भी पानी में डूब जाता है। अरे बचाओ, बचाओ, मेरा ढाबा नहीं, बचाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आती है और सभी को रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर में ले जाती है और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है। अगली सुबह जब पूरा तूफान शांत हो जाता है, तभी राघव अपने आप को एक दूसरे गांव के जंगल में पाता है। ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? तभी राघव एक चाय वाले से पूछता है, भाई साहब, ये कौन सा गांव है? लालपुर है ना? अरे भैया, ओ लालापुर तो बाढ़ में डूब गया। ई आपन सूर्यापुर गांव है। काहे पूछत रही? कौनो काम था का? जी नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। अरे कौनो दिक्कत नहीं। ई लेओ, एक कप चाय पियो, मूड ताजा ताजा हो जाई। नहीं 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 भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राघव थोड़ा आगे चलता है और एक जगह बैठकर रोता है। पूरा गांव तबाह हो गया उस सैलाब के कारण। मेरा ढाबा, मेरा नया घर, मेरी इतनी सालों की मेहनत से जुटाए हुए पैसे, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस अनजान गांव में? यहाँ पर तो मेरा कोई दोस्त या पहचान वाला भी नहीं है। राघव बहुत दुखी और चिंताग्रस्त हो चुका था। वो उस अनजान गांव में यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। उस तूफान से गांव के साथ साथ मानो राघव की भी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी ही क्या, मुझ जैसे न जाने कितने बेचारे ऐसे और लोग रहेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई होगी उस तूफान में। मेरी तो सारी जमा पूंजी भी बह गई उस सैलाब में। बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या करूं, क्या करूं? राघव जंगल के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और उसे खाता है और तब जाकर उसे ठीक लगता है। अब जाकर मेरी जान में जान आई। खाली पेट तो मैं चकरा कर कहीं गिर ही पड़ता, वरना ये फल तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं फल बेचना शुरू करूं? मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही आसानी से आता है। इस तरह मैं सभी फलों के पेड़ों पर चढ़कर उन्हें तोड़ लूंगा और बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा। राघव कुछ दिन तक बाजार में फल बेचने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किल से बोनी होती है और वो फलों को बेचकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता, जिसके कारण वो बहुत निराश हो जाता है। मैंने सोचा था कि मैं फलों को बेचकर अच्छा खासा पैसे कमा लूंगा और फिर इस गांव में भी अपना एक ढाबा खोलूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन इस शुरुआत के पहले ही मुझे उसका अंत होते हुए नजर आ रहा है। राघव पैसे कमाने के लिए तपती धूप में पूरे गांव में जगह जगह जाकर नौकरियां ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती।
जिसके बाद उसे फिर से घूम फिर कर फल ही बेचने पड़ते। कोई बात नहीं, मैं निराश और हताश नहीं होऊंगा। अगर नियति यही चाहती है तो फिर यही सही। मैं इन फलों को एक जगह नहीं, पूरे गांव में गली गली भटक कर बेचूंगा। उसके बाद तो मैं थोड़े बहुत पैसे कमा ही लूंगा ना। राघव अब हर गांव-गांव में जाकर, गली गली जाकर रेहड़ी पर फल बेचता। और एक दिन ऐसे ही जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी वहाँ पर उसे एक बड़ा टूटा हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है। अरे ये क्या, एक हवाई जहाज? लेकिन ये यहां पर कैसे? इसकी स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रैश होकर गिरा है यहाँ। काफी अच्छा एरोप्लेन दिख रहा है। इसके अंदर के पार्ट्स तो ठीक ही लग रहे हैं। अंदर जाने का ये रास्ता भी सही सलामत है। राघव उस एरोप्लेन के अंदर जाता है और तभी वो देखता है कि एरोप्लेन अंदर से एकदम अच्छा है और अंदर के भाग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस बाहरी पंखे पर ही नुकसान हुआ है। ये एरोप्लेन तो एकदम फिट और फाइन है, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है इससे। इसके अंदर बैठने की सुविधा भी अच्छी तरह से है। क्यों ना मैं इसे अपना ढाबा बना लूं। एक ढाबे को खड़ा करने में जितने पैसे तो मेरे पास फिलहाल है भी नहीं। लोग एरोप्लेन ढाबे को देखकर बहुत आकर्षित भी हो जाएंगे। राघव अब उस एरोप्लेन का एक एरोप्लेन ढाबा बनाने का फैसला लेता है। वो उस एरोप्लेन को पेंट करता है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाता है जिस पे लिखा होता है राघव का एरोप्लेन ढाबा। वो उस एरोप्लेन में खाना बनाता और लोग उसके अंदर आकर सीट्स पर बैठकर खाना खाते। अरे भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एरोप्लेन के ढाबा भी हो सकता है। बहुत ही शानदार आइडिया है मेरे भाई। अरे सच में, मैं तो इस पूरे ढाबे का व्लॉग बनाऊंगा और YouTube पर अपलोड भी करूंगा। यहाँ की जगह और वाइब के साथ साथ यहाँ का खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास है और सबसे बेस्ट तो चिकन बिरयानी। आय हाय हाय। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। इस तरह पूरे गांव में राघव का एरोप्लेन ढाबा आकर्षण बन जाता है और राघव सोशल मीडिया और YouTube पर भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते और फोटोज क्लिक करते हैं। एक हादसे से बिखरी उसकी जिंदगी और एक हादसे ने ही बदल दी उसकी किस्मत। तो ये थी गरीब राघव की कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।